आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखो जो कि आती ही रहती है। आइसोमॉर्फिज्म कल तो क्या बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। यस, उसके 4 बताए थे। हाँ, उसमें किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। जैसे मान लो ये जी है, ये जी डैश एक ग्रुप है, इसके बीच में एक मैपिंग है एफ। एफ क्या है? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो जी डैश कहलाएगा होमोमॉर्फिक इमेज। फिर दिखाया था कि जी अपॉन ये होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप की आइसोमॉर्फिक होता है ना। तो यहाँ पे इसके बीच एक मैपिंग हम डिफाइन किए थे और इस मैपिंग को प्रूव किए थे। ये वेल डिफाइंड है, 1 है, ऑनटू है, होमोमॉर्फिज्म है। ये मैपिंग क्या हो गई? आइसोमॉर्फिज्म। और जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो क्या होगा? जी डैश आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी अपॉन के की। जी अपॉन के क्या है? जी का क्वेश्चन ग्रुप है। क्यों? के क्या है? ग्रुप जी का एफ का कर्नल है। एफ का कर्नल है। एफ का कर्नल क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन ग्रुप डिफाइंड कब होता है? जब नीचे वाला जो सेट होता है वे क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो। ये फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म में प्रूव कर चुके हैं। किसी ग्रुप का जो कर्नल ऑफ एफ है वे क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इसलिए जी अपॉन के क्या होगा? क्वेश्चन ग्रुप। ये होमोमॉर्फिक इमेज है। होमोमॉर्फिक इमेज क्यों है? क्योंकि जी से जी डैश के बीच में मैपिंग एफ क्या है? 1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है। जब दो सेट के बीच में कोई मैपिंग 1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म होती है, दो ग्रुप के बीच में कोई मैपिंग जो ऑनटू होमोमॉर्फिज्म होती है, तो दूसरा ग्रुप कहलाता है पहले ग्रुप का क्या? होमोमॉर्फिक इमेज। ये होमोमॉर्फिक इमेज जी के किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। ये प्रूव करने के लिए जी अपॉन के से जी डैश के बीच में एक मैपिंग हम डिफाइन किए थे के ए फाई के ए बराबर एफ ए। इस मैपिंग को हम प्रूव किए थे, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज 1 फाई इज ऑनटू, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो फाई आइसोमॉर्फिज्म हो गया। और जब इन दो ग्रुप के बीच में एक मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म हो गई तो ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमॉर्फिक है। यही हमें प्रूफ भी करना था। किसी ग्रुप का ईच होमोमॉर्फिक इमेज उसके किसी क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। इसे कहते थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या इसी को बोलते हैं समाकारिता की मूलभूत प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव कर चुका था। अब इसी के आगे आइसोमॉर्फिज्म पर आधारित एक और थ्योरम है, ठीक है। विधि आती रहती है, उसको भी देखो। ये होमोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म if and only if its kernel is improper. Its kernel is improper. Its kernel is improper. और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इसी थ्योरम कैसे लिखा जा सकता है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म F G to G dash is an isomorphism. If and only if kernel of F is equal to singleton set. Homomorphism is an isomorphism if and only if its kernel is improper. इम्प्रॉपर उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो।
कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, इसी को बराबर बोलते हैं। ग्रुप है होमोमॉर्फिज्म, जो होमोमॉर्फिज्म है वो आइसोमॉर्फिज्म कब होगा, जब एफ के कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट तब प्रूव करना, ठीक है ना। देखते हैं इसको प्रूव करके। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, necessary condition. Let group homomorphism, let group homomorphism F from G to G dash is an isomorphism, isomorphism then we have to prove that क्या प्रूव करना है, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ठीक है। होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म हम मान कर चलते हैं, तो ये प्रूव करना है कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं। अब देखो क्या लिखोगे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो कर्नल ऑफ एफ का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानकर चलेंगे तो उसको दिखा देंगे वो ई के बराबर है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट ई के बराबर, ठीक है ना। कर्नल ऑफ एफ का कोई एक एलिमेंट हम लेकर चलें, उसको सिद्ध करने को ई के बराबर है, इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो लिखते हैं लेट ए बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ, जब ए कर्नल ऑफ एफ का एलिमेंट है तो ए में एफ लगाएंगे तो क्या होगा, ई डैश आएगा, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल आपको पता है जी और जी डैश दो ग्रुप हों, एफ जिस जी डैश में होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है, तो जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो एफ का कर्नल कहलाता है, ठीक है। इसे कर्नल ऑफ एफ मतलब आपके इसे डिनोट करने की परंपरा है। तो ये जब कर्नल का एलिमेंट है तो ए में एफ लगाएंगे तो दूसरे ग्रुप का क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे जी और जी डैश दो ग्रुप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो एलिमेंट ई डैश से रिलेटेड है, किसके एलिमेंट कहलाते हैं, कर्नल, ठीक है। यहाँ पे ये कर्नल का एलिमेंट लिए तो ए में लगाएंगे तो क्या आएगा, ई डैश, जहाँ ई डैश क्या है, जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये भी पहले से जानते हैं कि जब जी से जी डैश के बीच में एफ होमोमॉर्फिज्म हो तब एफ ई बराबर ई डैश होता है, ये भी सिद्ध किए, ठीक है। बट वी नो दैट एफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ये इक्वेशन होगा फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला, दोनों का राइट हैंड साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ई इम्प्लाई ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ई, ठीक है। जो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट कर्नल का लिए थे वो किसके बराबर हो गया, ई के बराबर। बी मान हो तो बी बराबर ई आ जाता है, सी मान हो तो सी बराबर ई आ जाता है, इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। इट मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, hence condition is necessary, hence condition is necessary। अब सफिशिएंट कंडीशन देखो, सफिशिएंट कर्नल ऑफ इज इक्वल टू ई लेकर चलेंगे, है ना, कर्नल ऑफ इज इक्वल टू सिद्ध करेंगे कि जो होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म भी है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म भी, ठीक है।
कन्वर्सली या सफिशिएंट कंडीशन लिखो, सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध। तो क्या लेकर चलेंगे, लेट कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, देन वी हैव टू प्रूव दैट group homomorphism F from G to G dash H and isomorphism कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब होती है, जब 1 1 onto और होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म तो पहले से पता है क्वेश्चन है में। दो चीजें और दिखाना पड़ेगा, 1 1 onto तो क्या हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म है। तो सिंस एफ जी से जी डैश इज ए होमोमॉर्फिज्म पहले से है, therefore we need only to show that हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा केवल F is 1 1 onto कोई मैपिंग 3 कंडीशन को फॉलो करती है, 1 1 onto और होमोमॉर्फिज्म, तभी उसको आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म तो क्वेश्चन में दिया, हमको क्या दिखाना पड़ेगा 1 1 और onto। तो नंबर फर्स्ट F is 1 1, तो 1 1 दिखाने का क्या तरीका है, इमेज बराबर लेकर चलें तो प्री इमेज बराबर दिखाएं। ठीक है, तो लेट A, B belong in G such that F is equal to F E, F A यहाँ है, F B के इनवर्स को दोनों साथ में मल्टीप्लाई करो, F B का इनवर्स, तो क्या होगा F A, इसको F A लिखो, F B इनवर्स मिलके E डैश हो गया। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लिखेंगे, बाई G4 लिखेंगे। ठीक है, और ये भी एंड F E इनवर्स बराबर होता है F A का होल इनवर्स, F A का होल इनवर्स। ये ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, F क्या होमोमॉर्फिज्म पहले से पता है ना। जब F होमोमॉर्फिज्म है तो F इकट्ठा लिख सकते हैं, F इंटू F इनवर्स, तो F A B इनवर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे F A B इनवर्स इज इक्वल टू E डैश, रीजन क्या लिखेंगे, F G से G डैश में इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ए बी इनवर्स में F लगाने से E डैश आ रहा था, किसका एलिमेंट होगा, ये बी इनवर्स कर्नल का, इसका एलिमेंट होगा। जो E डैश से संबंधित होता है किसका एलिमेंट कहलाता है, कर्नल का। ए बी इनवर्स यहाँ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ F। अब क्या मानकर चले हैं हम, कर्नल ऑफ F में E के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं है। यदि ए बी इनवर्स कर्नल का एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स भी E के बराबर है, ए बी इनवर्स भी किसके बराबर होगा, E बराबर है। यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्लाइज ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू E, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू E, तो दो एलिमेंट है, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे। G इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स का इनवर्स, बी इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट होगा ये। अब बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ये ठीक है ना।
वैसे भी समझने के लिए बी इनवर्स है ना, सुनो यहाँ यस बी इनवर्स तो एक बटे बी इनवर्स करोगे तो बी एक बटे वाले बी इनवर्स ऊपर ले आओ तो पावर माइनस यस ये इसको ई को एक तरह से समझने के लिए 1 मान सकते हैं, यस ठीक है। या कि वैसे भी जानते हो कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, यस ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट ओमेगा है, तो लिखते क्या ओमेगा स्क्वायर, तो लिखते हैं पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा लिखते हैं। यस पावर माइनस 1 लगाने का अर्थ ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स एलिमेंट। यस यहाँ इन दोनों के बीच में ई डॉट लगाने से ई आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। ए का इनवर्स एलिमेंट बी इनवर्स होगा, बी इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट ए होगा। तो बी इनवर्स का इनवर्स एलिमेंट के लिए -1 लगाएं इज इक्वल टू ए। तो बी इनवर्स का इनवर्स बराबर बी, ए बराबर बी। तो देखो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एफ बी लेकर चले थे, बराबर बी आ गया, इमेज बराबर लेकर चलते फ्री इमेज बराबर आ गया। इट मीन्स भिन्न भिन्न एलिमेंट का डिफरेंट इमेज भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। दो एलिमेंट बराबर तभी होंगे जब दोनों का इमेज बराबर हो, यानी दो एलिमेंट का इमेज बराबर तभी होगा जब दोनों का प्री इमेज बराबर हो। इसका अर्थ ये हुआ डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट है, इमेज बराबर लेते प्री इमेज भी बराबर हो जाता है। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होगा, यही 1 की कंडीशन। इट मीन्स एफ इज 1 इट मीन्स तो क्या लिख लोगे, सिंस फॉर एफ इज इक्वल टू एफ बी, बी गेट ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स जिसका अर्थ है एफ इज 1 एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज 1 ठीक है। अब एफ इज ऑन एफ इज ऑन अब 1 2 किसके बीच दिखाना है, एफ इज ऑन टू किसके बीच दिखाना है, जी और जी डैश दो ग्रुप हैं और ये मैपिंग एफ है, ठीक है। तो जी डैश और जी के बीच में मैपिंग एफ को क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाने के लिए क्या करें, हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल दोनों की इक्वल हो, मतलब ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू देखो जो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो और 1 1 हो तो आए ऑन टू अवश्य होती है। हाँ यहाँ होमोमॉर्फिज्म तो क्वेश्चन में दिया था, 1 1 दिखा दिए, यस ऑन टू हर हाल में होगा। क्या लिख दोगे, सिंस मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 1 1 या 1 1 होमोमॉर्फिज्म 1 1 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म, therefore EF from G to G dash is necessary on implies EF from G to G dash is an isomorphism. F किस G dash में क्या हो, आइसोमॉर्फिज्म। या कि दूसरे शब्दों में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जी डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जी में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसमें एफ लगाओगे तो एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसलिए एफ क्या होगा, यानी कोडोमेन रेंज की इक्वल हो जाएगा। जब कोडोमेन रेंज की इक्वल होगा तो ऐसी कंडीशन में मैपिंग एफ क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा, ऑन टू। Hence condition is also sufficient. Hence condition is also sufficient
hence condition is also sufficient. अब एक थ्योरम और बहुत तार्किक है, उसकी थ्योरम ये है, थ्योरम ये, हाँ ये थ्योरम तो कंप्लीट हो गई। हाँ, आगे वाली थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की आती है, उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जी डैश और ये जी डबल डैश 3 ग्रुप हैं। तो आप एक मैपिंग पढ़े हो, इस मैपिंग को पढ़े थे उसमें 11वीं क्लास में, ए बी 2 सेट हों और ए और बी के बीच में एक मैपिंग एफ क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो। तो बी से ए में एक भी मैपिंग डिफाइंड हो सकती है, उस मैपिंग को कहते हैं एफ का इनवर्स मैपिंग। ठीक है, एफ का इनवर्स मैपिंग कहते हैं, ठीक है, इनवर्टिबल। ठीक है, अब ये एफ ये तभी पॉसिबल होता है जब मैपिंग एफ बी से बी में 1 1 ऑन 2। हाँ, तब बी से ए में डिफाइंड होने वाली मैपिंग एफ इनवर्स मैपिंग कहलाएगी और यह भी 1 1 ऑन 2 होती है। ठीक है, यह भी 1 1 ऑन 2 होती है। फिर ये पढ़े आप, ये पढ़े थे 11वीं क्लास के, ए बी सी 3 सेट हैं। ठीक है, और ए से बी के बीच में मैपिंग एफ 1 1 ऑन 2 है और बी से सी के बीच में मैपिंग जी 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, तो ए से सी के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड हो सकती है जिसे कहते हैं एफ और जी का संयोजन, जिसको कंपोजिशन मैपिंग, इसको डिनोट करते हैं जी ओ एफ सच दैट ए टू सी, है ना। ए से सी के बीच में डिफाइंड होने वाली मैपिंग को जी ओ एफ कहते हैं, है ना। और एफ और जी का कंपोजिशन, और सी से ए के बीच में डिफाइंड एफ ओ जी सी टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी 1 1 ऑन 2 होती है, ये वाली मैपिंग भी 1 1 ऑन 2 होती है, ये वाली मैपिंग भी 1 1 ऑन 2 होती है। ठीक है, जब 1 1 ऑन 2, यदि 1 1 ऑन 2 या जी अलग अलग हैं तो दोनों का संयोजन भी क्या होता है, दोनों का कंपोजिशन भी 1 1 ऑन 2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरम ये कहती है कि 3 ग्रुप लिए जाएं, जी डैश और जी डबल डैश। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप के बीच में जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जैसे सरल स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन खुद के पैरेलल होती है कि नहीं होती, कोई लाइन खुद की पैरेलल होती है, इसका मतलब पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये दूसरी की यह दिखाना पड़ता है कि यदि एल एम के पैरेलल है तो एम भी एल के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन भी है पैरेलल होने का रिलेशन। और तीसरा क्या है, यदि एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एल के, तो एल भी एन के पैरेलल होगा। पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, जो रिलेशन तीनों प्रकार का होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव, जैसे स्ट्रेट लाइन के कलेक्शन में पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर नहीं होती। कोई लाइन खुद की पैरेलल तो होगी लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होगी। पैरेलल होने के लिए क्या है, वे लाइन पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। तो इस लाइन के साथ एंगल 0 डिग्री का है, जैसे मान लो ये डिग्री 5 डिग्री का होता है, लेकिन ये लाइन ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इसके ऊपर चलिए 0 डिग्री में हो गया। ठीक है, तो कोई लाइन, जब 2 लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री का होता है उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। तो कोई लाइन खुद के साथ 0 डिग्री के एंगल बनाती है। ठीक है, इसलिए कोई लाइन खुद के पैरेलल है लेकिन परपेंडिकुलर, यदि मान लो लाइन खुद लाइन एल पर परपेंडिकुलर कहाँ है, तो परपेंडिकुलर होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पैरेलल होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, कोई खुद के बीच में वो रिलेशन, ठीक है ना, खुद के बीच में रिलेशन डिफाइन हो। जैसे कोई ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, खुद के सिमिलर होता है, तो कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन या सिमिलर होने का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, ठीक है ना, कोई खुद के बीच में जो रिलेशन डिफाइन हो जाए वो कहलाएगा। हम अपने खुद भाई नहीं है, अपने आप को भाई नहीं कहते, तो भाई होने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने का, सिमिलर होने का और पैरेलल होने का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहलाता है, यदि भाई भाई हम दोनों है, ए यदि बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा। जी सर। ठीक है, लेकिन भाई बहन का रिलेशन
सिमेट्रिक नहीं है। नहीं ए बी का भाई है तो बी ए की बहन, यस सर। ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। हाँ यदि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वही बी और ए के बीच में भी रिलेशन हो तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक, यस सर। ठीक है ना? जैसे यल एम के पैरेलल है हम्म, तो एम भी यल के पैरेलल है, यस सर। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। हम्म, यदि यल परपेंडिकुलर है, यल परपेंडिकुलर है एम पर हाँ हाँ, तो एम भी तो परपेंडिकुलर है यल पर, यस सर। परपेंडिकुलर होने का रिलेशन सिमेट्रिक है, लेकिन पैरेलल होने का पैरेलल होने का रिलेशन नहीं था। ठीक है? यस। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? यदि यल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो एम का उपयोग दोनों में ना हुआ। जी सर। यल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल, एम जो दोनों का उपयोग उसको छोड़ दो, यस सर। यल एम के पैरेलल हो जाए तो इस रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है? तो यहाँ पे 3 ग्रुप लिए जाए, जी जी डैश और जी डबल डैश। तो इनके बीच में जो आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है वे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके। ठीक है? ग्रुप के कलेक्शन में एक तो ग्रुप नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं और उन ग्रुप दो ग्रुप के बीच में कौन सा रिलेशन है? आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन कोई सामान्य रिलेशन नहीं है, वे इक्विवेलेंस रिलेशन है। उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, वे रिलेशन सिमेट्रिक भी है और वे रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे तीनों प्रकार के रिलेशन इसको दिखाएंगे। ग्रुप का एक कलेक्शन लेंगे, ठीक है, जहाँ सभी प्रधानमंत्री बैठे हों, उसकी एक मीटिंग है, उसमें सब बैठे कौन है? हर एक देश के प्रधानमंत्री। यहाँ क्या है? ये ग्रुप है, एलिमेंट नहीं है, ग्रुप है और उन ग्रुपों का कई कलेक्शन बनाए और उस कलेक्शन में कौन शामिल है? ग्रुप शामिल है, सभी ग्रुप हैं इसमें। इनमें के बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन इनके बीच में है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है? जी और जी डैश के बीच में कौन रिलेशन है? आइसोमॉर्फिज्म। जी डैश और जी डबल डैश के बीच में रिलेशन क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है? तो पहले हम ये दिखाएंगे कि जी और जी के बीच में भी आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन है। ठीक है? जी और जी के बीच में, ठीक है, तब कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। और जी और जी डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म है तो जी डैश से जी के बीच में भी रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और जी और जी डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म मानकर चलेंगे और जी डैश जी डबल डैश के बीच में रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म मानकर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि जी से जी डबल डैश के बीच में भी रिलेशन आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है? तो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। तीनों प्रकार का रिलेशन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन ग्रुप के कलेक्शन में, ग्रुप के कलेक्शन में क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत तार्किक है, इसको कल बताएंगे, उसके आ जाएगा लड़का, तो आज पढ़ाते देखो भी। ठीक है?